ग्रेविटेशन चैप्टर का ओवरव्यू। तो शुरू करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमारा, वो क्या हर तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है? तो ऐसा नहीं है। वो हमारा किस किस के लिए वैलिड है? केवल और केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, स्फेरिकल मास ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंट मास। ऑलराइट, स्फेरिकल एंड पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। ऑलराइट, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा क्या बोलता है? दैट कोई भी हमारे दो पॉइंट मास या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, से एक का मास है हमारा m एंड स्मॉल m, एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस d। ऑलराइट, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उनके बीच वो प्रोपोर्शनल होगा मास के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओवरऑल हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, दैट विल बी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मासेस एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ये हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर जी हमारा क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ऑलराइट, यहाँ पर जी हमारा क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑलराइट, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलराइट, कुछ स्पेसिफिक या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज कि ये कंजर्वेटिव होता है, यानी इसका जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करता है। ऑलराइट, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, कंजर्वेटिव होता है, यानी इसका जो वर्क डन है वो पाथ पर भी डिपेंड नहीं करता है। एंड ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। एंड ये हमारा वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। ये हमारा क्या है? वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ऑलराइट, हाउ फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिस्टेंस, मासेस आर रिलेटेड। ऑलरेडी कैसे रिलेटेड होते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं फॉर्मूले में, कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जितने भी हमारे जो हमारा लाइक हम कह सकते हैं हमारा जो यूनिवर्स स्टेबल है, प्लैनेट्स हैं, या कोई भी हमें सेलेस्टियल बॉडी का मास पता करना होता है, इन सब में हमारा ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन फोर्स हमारे काम आते हैं। अगर हम बात करें इनका आपस में क्या, सॉरी यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है। अगर हम बात करें कि ये किस तरह से रिलेटेड होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग ऐसे हो सकती है, दैट डिस्टेंस से हो सकती है। दैट हमारा जो नॉर्मल फोर्स होता है वो इतना होता है। क्या होगा अगर हम डिस्टेंस का हाफ कर दें या डिस्टेंस को ट्वाइस कर दें? अगर हमारा डिस्टेंस हाफ हुआ तो हमारा जो न्यू फोर्स होगा वो कितना होगा? ऑलराइट, तो अब हमारा जो न्यू फोर्स होगा वो कितना होगा? से एफ डैश कितना होगा? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन तो कांस्टेंट है, वो सेम ही रहेगा। मास भी हमारे सेम है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास को हम m1 m2 भी कह सकते हैं। डिस्टेंस में क्या कर रहे हैं? हम हाफ कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम बस कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। दैट इज जी एम एम डी स्क्वायर बाय 4। 4 हमारा कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई होके ऊपर, इट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स जो कि हमारे पास पहले था। ऑलराइट, तो इस तरीके से डिस्टेंस के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे तरीके से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे आ सकते हैं मास के ऊपर। कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, से उसका मास m है, इसका m o है, से या हम सिंपली m ही कह सकते हैं। इसका मानो 20% या कुछ 1/3 कुछ पार्ट हमने दूसरे वाले को दे दिया फर्स्ट वाले से, तो हमारा
अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, या परसेंटेज चेंज में भी पूछ सकते हैं कि परसेंटेज चेंज में हमारा ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा। तो इसमें से हमने दिया है, इसमें से हमने इस वाले को दिया है, तो इसमें से जो पार्ट होगा वो माइनस होगा, यानी कि कम, क्योंकि इसमें कम हुआ है, एंड इसमें ऐड होगा क्योंकि उसको वो मिला है। ऑलराइट, तो इसको हम देखते हैं कि हमारा जो मास है अब कितना हो जाएगा इसमें एंड इसमें। इसमें से गया है तो इसमें 20% मास कम होगा, 20% यानी m/5 वी कैन से 20/100 दैट इज 1/5 यानी m/5 दैट इज 4m/5, एंड यहाँ पर 20% हमारा प्लस हो रहा है यानी m + m/5 दैट इज 6m/5। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा अब जो परसेंटेज चेंज आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में वो कितना आ जाएगा, जो नया आया, जो इनिशियल था इंटू 100। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि जो नया फोर्स है वो हमारा कितना आएगा। नए मासेस ये रहे हमारे दोनों, ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो हमारा सेम ही रहेगा, जी एम। एम हमारा कितना होगा, इसको हम अलग से ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। एफ डैश को कितना होगा, दैट इज़ जी, कितना आ रहे हैं हमारे नए मासेस 6m/5 एंड 4m/5, 6m 4m/5 इंटू 5 दैट इज़ 24/25। ऑलराइट, GMM/d² तो हमारा कॉमन ही रहेगा, उसको हम सिंपली अपना इनिशियल फोर्स मान सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24/25 F माइनस F अपन में इनिशियल इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F को कॉमन लेंगे तो 25 हमारा दैट इज़ 1/25 इंटू 100, एंड ये F, यहाँ से F कैंसिल होगा, एंड 4%, यानी 4% हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, और इस तरह के क्वेश्चन से भी हमें देखने को मिल सकते हैं कि अगर कोई थर्ड पॉइंट मास m0 है, उसको हमें प्लेस करना है इस तरीके से कि जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स है उन पे लग रहा है वो ज़ीरो हो, तो जो डिस्टेंस है m मास से वो कितना होगा, जो कि काफ़ी सिंपल है। एंड इस तरह के क्वेश्चन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी क्लास 12 के चैप्टर 1 में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें हम कूलम्बिक फोर्स पढ़ते हैं। तो अगर नेट ग्रेविटेशन फोर्स हमें ज़ीरो करना है तो डिस्टेंस कितना होगा, इसमें हमसे ये पूछा है। नेट ग्रेविटेशन फोर्स ज़ीरो करने के लिए हमें जो थर्ड पॉइंट मास m0 है उसको प्लेस करना होगा कहाँ, इसी लाइन के अलोंग, बिकॉज यही लाइन इन दोनों फोर्स को, सॉरी इन दोनों पॉइंट मासेस को अट्रैक्ट कर रही है, या हम कह सकते हैं इनकी वजह से ही इस लाइन पर ही हमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसी लाइन पर हम उस पॉइंट मास को रखेंगे। इससे यहाँ पर हमने m0 को रखा एट द डिस्टेंस ऑफ x, देन ये कितना होगा d माइनस एक्स। तो बस अब इसमें हम देख लेंगे कि कितना कितना हमारा लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, दैट इज जी एम m0 अपॉन में x का स्क्वायर, बिकॉज x इज द डिस्टेंस, एंड यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना है जी 4m एंड m0 बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे बस सिंपली सॉल्व कर देंगे हम, यहाँ से जी कैंसिल आउट, m0 से m0 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ऑलराइट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1/x² इक्वल टू 4/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर से ही कट जाएगा, दैट विल बी 1/x इक्वल टू 2 एंड d माइनस एक्स, दैट विल बी d माइनस एक्स इक्वल टू 2x, यानी d इक्वल टू 2x प्लस x, यानी d इक्वल टू 3x, यानी x इज इक्वल टू d/3।
और यही हमें निकालना था। पॉइंट मास m से डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट मास का, यानी x हमें निकालना था, एंड दैट इज d/3। उस डिस्टेंस का d/3 होगा।